हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रगति सिंह एंड आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाने वाली हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर विच इज़ सेकंड पेपर। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और दो पेपर्स इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल की तरह ही 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट्स में से टोटल 10 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और उन 10 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। 2 क्वेश्चंस पर यूनिट में से आते हैं, एक जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसी तरह आपका फिज़िकल में और इसी तरह आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी टोटल 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस पर यूनिट एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट सबसे पहली यूनिट के बारे में हम पढ़ें तो वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पिछली क्लास में मतलब सेकंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पर ही थी, जिसमें कि 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी दी गई थी। फर्स्ट पार्ट इज़ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकंड इज़ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV फॉर अल्ट्रावायलेट, IR फॉर इंफ्रारेड। जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम UV या अल्ट्रावायलेट विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का यूज़ करते हैं उसे हम UV, और जिसमें हम इंफ्रारेड अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं IR। ठीक है, अब हमने ये बात तो कर ली, हम UV और IR का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन करते किस लिए हैं? तो हम इसका अगर यूजेस देखें, इसके यूजेस, तो उसमें फर्स्ट मोस्ट यूज़ यही होता है, हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, UV, IR। और इसी तरह NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। लेकिन तीनों में अंतर क्या होता है? अंतर केवल विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का होता है कि UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जिन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उपयोग करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अगर हम IR के बारे में देखें तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वही ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरणें बदल जाती हैं। कौन सी होती हैं? वो होती हैं IR इंफ्रारेड या फिर अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरणें। इन दोनों विकिरणों की अगर हम तरंग दैर्ध्य की परास देखें तो वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं और इनकी आवृत्तियाँ भी बिल्कुल अलग अलग होती। कैसे हैं? किसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, किसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, एक बार इसके बारे में भी मैं आगे बता दूंगी। लेकिन आज हम थोड़ा इंट्रो पढ़ते हैं कि NMR होती क्या है। IR और UV तो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं साथ में इनकी यूजेस को साथ में लेते हुए थोड़ा इनके बारे में भी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। UV और IR में केवल UV और IR विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अंतर होता है, जबकि NMR में क्या होता है? NMR विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्क सेम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब देखिए, अब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ने से पहले यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। क्या करना है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई। किसकी स्ट्रक्चर? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ यूज़ की जाती है, जैसे कि कोई भी अननोन कंपाउंड दे दिया और कहा गया कि पता लगाना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस जगह हम इन स्पेक्ट्रोस्कोपीज़
का यूज़ करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगा सकते हैं। वो कैसे? इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ फिक्स क्षेत्र होते हैं, कुछ फिक्स फील्ड होते हैं जिसके अंतर्गत कुछ मान होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, जिसके अंतर्गत अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो वहाँ पर किसी को स्टैंडर्ड या फिर मानक मानकर उसके बेसिस पर हम किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को पता लगा लेते हैं। ठीक है, होता कैसे है वो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन उसे आगे जाके समझ पाओगे, पहले धीमे धीमे हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसके नाम के साथ ही और इसके नाम में ही इसमें जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो छुपी हुई हैं। कैसे? देखिए, अगर हम एनएमआर की फुल फॉर्म देखें तो एनएमआर की फुल फॉर्म है नाभिकीय न्यूक्लियर एंड मैग्नेटिक चुंबकीय आर रेजोनेंस अनुनाद। ठीक है, और इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी लग जाता है। तो इसका नाम क्या है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके नाम के बेसिस पर ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं और लास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाती है। तो कैसे कैसे किया जाता है हम देखते हैं इसके नेम के बेसिस पर। नाभिकीय से मतलब हमें नाभिक चाहिए, नाभिक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाभिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम्स होंगे, एटम्स में नाभिक होंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कह रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया या फिर क्या लिया? नाभिक। तो हमने ले लिया नाभिक। अभी हम डेफिनेशन को समझते हुए चल रहे हैं। नाभिक लिया, नाभिक के बाद हमें क्या दिया है नेम में? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से हमें क्या लेना है? चुंबकीय क्षेत्र हमें अप्लाई, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या लगा दिया इसमें? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही अप्लाई हुआ, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें करना है, हमें क्या करना है इस पर? अब हमने कहीं विकिरणों की बात नहीं की। विकिरणें कौन सी हैं? तो इसमें विकिरणें होती हैं रेडियो। स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव्स की बेसिस पर ही हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो रेडियो, कौन सी वेव्स हैं? रेडियो। तो हमें क्या करना है? अब इन पर रेडियो वेव्स, फिक्स फ्रीक्वेंसी की, निश्चित आवृत्ति की रेडियो तरंगे आपतित करवानी है या फिर रेडियो तरंगे निश्चित आवृत्ति की डालनी है इस पर। जैसे ही हमने ये कुछ एक्टिविटीज़ की नाभिक पर अप्लाई, तो क्या होगा? नाभिक अनुनाद करने लगेगा, नाभिक अनुनाद करेगा। नाभिक अनुनाद ये बेंजीन जैसा अनुनाद नहीं होता है। जिस तरह से बेंजीन के बॉन्ड रोटेट्स होते रहते हैं और उसको हम अनुनाद कहते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करता है बेंजीन में, उस तरह का अनुनाद नहीं होता है। इसमें अनुनाद अलग तरह का, मतलब नाभिक अपनी पोजीशन बदलता है, बार बार पोजीशन बदलता है, उसकी इस एक्टिविटी को यहाँ पर अनुनाद किया कहा गया है। कैसे बदलता है वो भी आगे देखेंगे, लेकिन अब इस अनुनाद से इफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे पता होती है वो देखते हैं। जैसे ही अनुनाद हुआ तो स्पेक्ट्रम बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पेक्ट्रम बनने लगेंगे। जैसे ही अनुनाद होता चलेगा स्पेक्ट्रमी लाइनें बनेंगी, स्पेक्ट्रम बनने लगेंगे और उन स्पेक्ट्रमों का हमें करना होगा एनालिसिस, विश्लेषण कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कितने कार्बन हैं, कार्बन कितने हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। उनके बेसिस पर स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइंस मिलेंगी और उनकी वैल्यूज़ को हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ मैच करेंगे और बाद में इस तरह से उसका एनालिसिस होकर ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? एनालिसिस, विश्लेषण करना है और लास्ट में स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाएगी।
तो हमने ये एक्टिविटीज़ की, हमने नेम लिया NMR, और NMR के बेसिस पर ही हमने उसमें जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको लिखते चले गए। अब हम इसी के बेसिस पर इसकी परिभाषा याद करेंगे। क्या होता है, ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है, जो किसकी ब्रांच है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही ब्रांच है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही एक ब्रांच है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा, डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा, ये एक ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा जिसमें हम किसी भी नाभिक को, अब नाभिक अकेले तो रहेगा नहीं, एटम होंगे, एटम किस में होंगे, किसी कंपाउंड में होंगे, किसी कंपोनेंट में होंगे, तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन में केवल न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या करना है, किसी नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को फील करेगा। आगे क्या होगा, आगे हमने उस पर रेडियो वेव्स डाली हैं, जैसे ही रेडियो वेव्स डालेंगे उस नाभिक में अनुनाद होगा, फ्लिपिंग होगी, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करेगा। उस नाभिक में फ्लिपिंग होने से, अनुनाद होने से, अपनी रेजोनेंस होने से, अपनी स्थिति चेंज करने से स्पेक्ट्रम बनेंगे। उन स्पेक्ट्रम का विश्लेषण, एनालिसिस करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। दोबारा, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा जिसमें हम किसी भी नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, फिर उस पर रेडियो वेव्स डालते हैं। रेडियो वेव्स डालने से अनुनाद होता है और अनुनाद से स्पेक्ट्रम बनते हैं। इन स्पेक्ट्रमों का विश्लेषण करके किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी कंपाउंड की और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हो गई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनकी डेफिनेशन भी हम इसी बेसिस पर पढ़ेंगे। तो हमें पूरी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक शॉर्ट नोट में पढ़ने से पहले इसके दो टाइप्स हैं, उनके बारे में और पढ़ते हैं। दो टाइप्स दिए हैं, एक है PMR और एक है CMR, सेकेंड इज CMR। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो टाइप्स होते हैं, एक PMR और एक CMR। PMR और CMR में केवल हमें डिफरेंस करना है न्यूक्लियस में। कैसे, हमें P फॉर प्रोटॉन, P फॉर है P फॉर प्रोटॉन एंड या C फॉर कार्बन, C फॉर कार्बन, P फॉर प्रोटॉन, C फॉर कार्बन। हमें प्रोटॉन एक ही, ऐसा कोई न्यूक्लियस लेना है जिसमें एक ही प्रोटॉन हो। ऐसा कौन है, ओनली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेशन में अगर हम PMR की डेफिनेशन पढ़ें, तो उसमें PMR की डेफिनेशन में हमें प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को, ठीक है। प्रोटॉन, PMR में हमें प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को, जिसमें कि एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के नाभिक को अर्थात प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, फिर उस पर रेडियो वेव्स डालनी है। रेडियो वेव्स डालेंगे, अनुनाद होगा तो स्पेक्ट्रम बनेंगे। उन स्पेक्ट्रमों का एनालिसिस होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे प्रॉपर, ठीक है। इसी तरह अगर हम CMR की बात करें तो CMR में क्या होता है, CMR में हमें C फॉर कार्बन, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, कार्बन के समस्थानिक आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें कि मेन जो कार्बन होता है कार्बन C612 होता है, लेकिन ये NMR इनएक्टिव होता है। मतलब ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देता मतलब NMR के स्पेक्ट्रम नहीं बनते, सिग्नल्स नहीं देता, NMR के सिग्नल्स नहीं देता,
तो इसके द्वारा हम किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जिसमें C6 12 हो, ठीक है। इसका जो समस्थानिक होता है, एक समस्थानिक की बात करें C6 13, तो हमें इसमें C13 लेना है, हमेशा याद रखना है। C12 NMR इनएक्टिव होता है, C13 NMR एक्टिव होता है। तो इसमें हमें कार्बन 13 के नाभिक को, ठीक है, CMR में क्या करना है, कार्बन 13 के नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, रेडियो वेव्स डालनी है, अनुनाद होगा तो स्पेक्ट्रम बनेंगे, और स्पेक्ट्रम बनेंगे तो उनका विश्लेषण करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटेल में आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके 2 टाइप्स हो गए, थोड़ा जो डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट हो गया। कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनके बारे में भी मैं एक बार फिर से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके 2 टाइप्स हैं उसकी डेफिनेशंस को रिपीट करती हूँ। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या फिर नाभिक पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके बाद उस पर रेडियो वेव्स डालते हैं। रेडियो वेव्स डालने से ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे स्पेक्ट्रम अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है। वो रेजोनेंस बेंजीन के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे बेंजीन में डबल बॉन्ड रोटेट करता है ऐसा नहीं होता है। इसमें नाभिक फ्लिप करता है, अपनी पोजीशन को फ्लिप करता है। अनुनाद होता है, अनुनाद से स्पेक्ट्रम बनते हैं, स्पेक्ट्रमी लाइन बनती है और उनका एनालिसिस करके, उनका विश्लेषण करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके 2 टाइप्स थे, 2 टाइप्स कौन कौन से थे, एक PMR और एक CMR। PMR आपके सिलेबस में जो 2 टाइप्स हैं वो डिटेल में तो PMR दिया हुआ है, CMR को स्टार्टिंग में डेफिनेशंस में ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले PMR, P फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन किस में पाया जाता है, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है। तो हम डेफिनेशन में 2 तरह से कह सकते हैं, या तो हाइड्रोजन के नाभिक को या फिर एक प्रोटॉन को। हाइड्रोजन के नाभिक को या फिर किसी प्रोटॉन को सेम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, फिर उसके बाद उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालना है, रेडियो वेव्स डालनी है, रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, फ्लिपिंग होगी। इसके बाद फ्लिपिंग मतलब है अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम बनेंगे, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है CMR। CMR क्या होता है, सेम है स्टेप्स, अंतर है न्यूक्लियस का। CMR में हमें कार्बन का नाभिक रखना है और याद रखना है कि उसमें कार्बन 12 नहीं लेना है। कार्बन 12 ना लेकर कार्बन का एक समस्थानिक कार्बन 13 लेना है। परमाणु क्रमांक सेम लेकिन उसका 12 और उसका 13, ठीक है। हाँ, कार्बन 13 लेना है और कार्बन 13 के नाभिक को हमें क्या करना है, वही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। रेडियो तरंगे डालनी है, रेडियो तरंगे डालने से उसमें अनुनाद होगा, अनुनाद से स्पेक्ट्रम बनेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसकी स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पर इसका आधा इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे शॉर्ट में NMR में जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो मुझे शॉर्ट में समझाने। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, लेकिन मुझे एक बार शॉर्ट में NMR में फुल प्रोसेस क्या होती है, अनुनाद होता कैसा है, नाभिक फ्लिप कैसे करता है, वो सब एक आगे के इंट्रोडक्शन में भी बताना है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वगैरह कंप्लीट, इसके बाद आगे देखते हैं।